Hello everyone. Today we are discussing a last 2023 question paper, nursing question paper. Okay. So question number first is the dimension of electric resistance is, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उसकी डायमेंशन क्या है। हमें पता है कि जो डायमेंशन होती है दो पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। ओके, तो देखिए इसे किस तरीके से करते हैं। हम इसे करेंगे कि द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, जब इसके पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स डायमेंशन है, हमें पता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो हमारा होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है आर यू कॉस टू हमारा वी अपॉन आई। ओके, आर यू कॉस टू वी अपॉन आई। वी यहाँ पर जो हमारा है ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका होता है वो वी यू कोस टू डब्ल्यू अपॉन क्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ओके, आई हमारा यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक करेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करेंट्स। और जो डायमेंशन ऑफ आई आपकी होती है वो आपकी होती है ए। डायमेंशन को हमेशा अल्फाबेट से, कैपिटल अल्फाबेट से लिखा जाता है। और डायमेंशन ऑफ जो वर्क आपका होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, ये आपका है वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक। ओके, तो वर्क की जो डायमेंशन आपकी होती है वो होती है एम एल स्क्वायर टी -2, एम एल स्क्वायर टी -2। ओके। ओके, चार्ज की जो डायमेंशन आपकी होती है वो ए टी होती है, क्योंकि जो आपका चार्ज होता है, चार्ज वो होता है क्यू यू कोस टू आई टी के इक्वल होता है। आई की डायमेंशन की वजह से इसका क्या हो जाता है, ए टी इसकी डायमेंशन होती है। देन हम फाइंड करेंगे कि जो हमारी पोटेंशियल की डायमेंशन होगी वो हमारी होगी एम एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी -3 और ए -1। ये हमारी पोटेंशियल की डायमेंशन आ गई। अब हमने क्या किया, आर की जो डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ आर, ये आर यू इक्वल्स टू हमने पोटेंशियल की डायमेंशन को यहाँ मेंशन किया एम एल स्क्वायर टी -3 और ए -1। ठीक है। ओके, देन हमारे यहाँ पर चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है इसकी डायमेंशन को हमने रखा ए। जैसे ही हमने इसकी डायमेंशन को रखा हमारा आंसर आ गया एम एल स्क्वायर टी -3 ए -2। तो हमारी डायमेंशन क्या निकल के आएगी, एम एल स्क्वायर टी -3 ए -2, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये हमारी डायमेंशन होगी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका m-1 एल की पावर 3 टी -3 ए -2, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड हमारा जो दे रखा है वो m एल -3 टी की पावर 3 और ए की पावर 2, ये भी मैच नहीं कर रहा। थर्ड हमारा दे रखा है m एल की पावर 3 टी की पावर 2 ए की पावर -2, ये भी मैच नहीं कर रहा। फोर्थ हमारा दे रखा है एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट आंसर जो आपका है वो आपका होगा डी। नेक्स्ट। ओके, देखिए आगे एम एल स्क्वायर टी -3 ए -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान है। अब चुंबकीय ध्रुव पर आप नति कोण का मान देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट मैग्नेटिक पोल द एंगल ऑफ डिप इज, यानी कि चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान है। देखिए बेटा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 90 डिग्री होगा। बिकॉज रीजन क्या है कि जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, चुंबकीय ध्रुव होते हैं, ठीक है, उस पर जो नति कोण होता है, नति कोण को डिप एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, नति कोण आपका डिप एंगल होता है, और डिप एंगल जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि द एंगल ऑफ डिप इज द एंगल इन अ वर्टिकल प्लेन, जो वर्टिकल प्लेन अलाइंड होता है विद द मैग्नेटिक नॉर्थ बिटवीन द लोकल मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल। ओके, इट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। यानी कि आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं कि
the angle of dip, the angle of dip, the angle of dip is the angle is the angle in a vertical plane, vertical plane, vertical plane, aligning aligning with the magnetic pole, magnetic pole. ओके, ठीक है, मैग्नेटिक, ओके, अलाइंग विद द मैग्नेटिक पोल, इसे नॉर्थ की तरफ ले लेते हैं कि ये नॉर्थ के अकॉर्डिंग होता है, नॉर्थ, ठीक है, बिटवीन द लोकल, बिटवीन द लोकल लोकल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, local magnetic field and the and the horizontal horizontal horizontal, it is also known, ठीक है, it is also known as magnetic dip or magnetic inclination, magnetic inclination. ओके, तो इसका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, द एंगल ऑफ डिप, द एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। तो देखिए ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, नंबर फर्स्ट दे रखा है 45 डिग्री, नंबर सेकंड दे रखा है 30 डिग्री एंड नंबर थर्ड 90 डिग्री एंड नंबर फोर्थ 0 डिग्री। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 90 है, तो हम बोलेंगे कि 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो हमारा 90 डिग्री आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखिए इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, मास, नंबर सेकंड वेलोसिटी एंड नंबर थर्ड मोमेंटम एंड नंबर फोर्थ चार्ज, ठीक है। सबसे पहले आपको बात याद रखनी है कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ, अगर किसी भी मैटर्स की वेवलेंथ होगी वो डिपेंड्स करेगी सबसे पहले मैटर्स के मास पर, ठीक है ना, मैटर्स के जो मास का पार्टिकल्स होता है हमेशा उस पर डिपेंड्स करती है, इसके बाद वो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी और मास और वेलोसिटी के साथ वो एक लेंथ को कवर करेगी जिसे कि वेवलेंथ बोलते हैं। तो हमें पता चल गया कि द द वेवलेंथ, wavelength of matter are depends on mass, comma, velocity, velocity and momentum, momentum according to the according to the de Broglie, de Broglie wave equation, de Broglie wave equations, ठीक है। ओके, तो बेटा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स इज इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट में क्या हो गया है, सिर्फ चार्ज हो गया कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम इज ए डिवाइस विच परफॉर्म, यानी कि मॉडेम एक उपकरण है जो कार्य करता है, नंबर फर्स्ट मॉड्यूलेशन,
नंबर सेकंड डीमॉड्यूलेशन, नंबर थर्ड रिएक्टिफिकेशन, हमारा हो गया नंबर थर्ड रिएक्टिफिकेशन, एंड नंबर फोर्थ ए एंड बी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे मॉडम इज ए डिवाइस के बारे में पूछा गया है कि मॉडम जो है कार्य करता है। अब मॉडम जो कार्य करता है वो मॉड्यूलेशंस भी करता है और डीमॉड्यूलेशंस भी करता है, यानी कि जो मॉडर्न होता है वो कार्य किस तरीके से करता है, हमारा बोथ हो जाएगा कि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशंस के फॉर्म में होगा जो मॉडम का कार्य होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन भी करता है और डीमॉड्यूलेशन भी करता है। ओके, तो ये थियोरेटिकल पार्ट है, आप इसे एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं या फिर आप अपने नर्सिंग प्लस से पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि मॉडम इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच परफॉर्म मॉड्यूलेशंस एंड डीमॉड्यूलेशंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा हो गया द एनर्जी इक्विवेलेंट्स ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट इज, जो एनर्जी इक्विवेलेंट्स होता है वन एटॉमिक मास यूनिट्स। ओके, देखिए इसमें क्या है कि ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। हमारा जो वन एटॉमिक मास यूनिट्स होता है, वन वन एटॉमिक मास यूनिट जो हमारा होता है, एनर्जी की यूनिट्स है ये। और जब हम इसे वन एटॉमिक मास यूनिट्स हमारा जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल होता है। यानी कि एटॉमिक मास यूनिट्स जो हमारा होता है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल होता है। ठीक है, ओके, चलिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगा। आप गलती से 9.31 मत लगा देना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोरॉन इज द एडेड एज एन इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन, द रिजल्टिंग मटेरियल इज, यानी कि देखिए बोरॉन ऐड किया जाता है जो इम्प्योरिटीज है और किस में ऐड की जा रही है? सिलिकॉन में। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम ये टेट्रावैलेंट्स है। सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे होते हैं? टेट्रावैलेंट्स, यानी कि सिलिकॉन, अगर यहाँ पर सिलिकॉन आ गया या यहाँ पर जर्मेनियम आ जाता, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, ये दोनों की दोनों टेट्रावैलेंट्स है। टेट्रा टेट्रावैलेंट्स, ठीक है। और बोरॉन जो आपका है, बोरॉन ये आपका जो है वो ट्राइवैलेंट्स है। ट्राइवैलेंट्स, अब जब टेट्रावैलेंट्स में ट्राइवैलेंट्स को आप मिक्स करते हैं तो भी जो भी आपका बनता है ऐसे केसेस में आपका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा, जो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा वो हमेशा, ठीक है, ओके। अब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किसका दिखाई दे रहा है? कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मुझे दिखाई दे रहा है होल्स का। मेजॉरिटी चार्ज जो कैरियर्स है इसमें वो होल्स का है, होल्स। एंड माइनॉरिटी, ठीक है ना, किसकी होगी? आइंस की होगी। आइंस की माइनॉरिटी होगी, मेजॉरिटी होल्स की होगी। तो ऐसा किस में होता है? सिर्फ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होता है, क्योंकि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनमें हमेशा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्ड होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आयन होते हैं। इसमें इम्प्योरिटीज में जो आप मिक्स करते हैं, इम्प्योरिटीज में जो मिक्स किया जाता है वो आपका होता है एल्यूमिनियम बोरॉन, ठीक है, एल्यूमिनियम बोरॉन, इंडियम, ठीक है। इस तरीके से आप इसे मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ये पी टाइप बन जाए। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं इसके, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और नंबर सेकंड हमारा है पी टाइप सेमीकंडक्टर, नंबर थर्ड हमारा आएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, और नंबर फोर्थ आएगा इनमें से कोई नहीं। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, इसमें क्या होता है? जो मेजोरिटी होती है वो आयंस की होती है, मेजोरिटी किसकी होती है? मेजोरिटी चार्ज होता है वो आयंस होता है, और माइनॉरिटी किसकी होती है? माइनॉरिटी किसकी होती है? माइनॉरिटी इसमें होती है होल्स की, ठीक है। इसमें जो इम्प्योरिटीज मिक्स की जाती है, इम्प्योरिटीज
इम्प्योरिटीज को जो आप मिक्स करते हैं, ये इम्प्योरिटीज आपकी होती है फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, एंटीमनी हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी इम्प्योरिटीज होती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर सेमीकंडक्टर्स होता है, ये प्योर सेमीकंडक्टर्स होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इम्प्योरिटीज को मिक्स नहीं किया जाता है। ये प्योर सेमीकंडक्टर्स है, और प्योर सेमीकंडक्टर्स जो आपके होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स वो सिर्फ दो ही होते हैं। एक होता है आपका सिलिकॉन, और नंबर सेकंड आपका होता है जर्मेनियम। क्योंकि इनमें सर सिलिकॉन जर्मेनियम को क्यों लिया गया है, बिकॉज इनमें एनर्जी बैंड गैप मिनिमम होता है। एनर्जी बैंड गैप इसमें कैसे होता है, मिनिमम होता है। एनर्जी बैंड गैप मिनिमम, मिनिमम एनर्जी बैंड गैप इसमें मिनिमम होगा, ठीक है ना। ओके, नन ऑफ दीज, इसमें से ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग। देखिए, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है इन वैक्यूम, प्रैक्टिकली यूनिट से जो आपने निकाला है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो आपका होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स होता है, ठीक है ना। ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज की जा सकती है, हाँ इसे चेंज किया जा सकता है अगर आप मीडियम चेंज करेंगे। व्हेन वी आर चेंजिंग द मीडियम, इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ लाइट आल्सो बी चेंज्ड, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑलवेज बी डिपेंड्स ऑन द मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑलवेज बी डिपेंड्स ऑन द मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ये मीडियम पर डिपेंड करती है। अगर किसी भी तरीके का मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी चेंज की जा सकती है। अगर मीडियम आपका वही है तो वेलोसिटी लाइट, मीडियम आपका वैक्यूम ही है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होगी। इसमें क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैन बी चेंज, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है, यानी कि निर्वात में प्रकाश के वेग को इनमें से किसे बदलकर बदला जा सकता है। यानी कि मीडियम्स पर हम बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। नंबर फर्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी को चेंज करके वेलोसिटी ऑफ लाइट को चेंज किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट्स को किसके थ्रू चेंज किया जा सकता है? मीडियम। मीडियम का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नंबर सेकंड आपका हो जाता है एम्पलीट्यूड। क्या एम्पलीट्यूड को चेंज करके बदला जा सकता है? नहीं, एम्पलीट्यूड को चेंज करके भी नहीं बदला जा सकता, ठीक है ना। वेवलेंथ नहीं, और नन ऑफ दिस नहीं, यानी कि इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन। जो ट्रांसफार्मर होता है ये क्या है? ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है ना। इट्स प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड आपका प्रिंसिपल होता है, जो कि हमारा म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस पर बेस्ड है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होती है, एक प्राइमरी कॉइल्स, एक सेकेंडरी कॉइल। ट्रांसफार्मर का जो वर्क होता है वो हाई वोल्टेज को लो में, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर का हमेशा यूज किया जाता है, इस सिंपल ट्रांसफार्मर का हमेशा यूज किया जाता है एसी सर्किट में, ठीक है ना, एसी करंट्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आ जाएगा डीसी ओनली, सेकंड आएगा एसी ओनली, थर्ड आपका आ रहा है एसी बोथ, इज डीसी एंड एसी, नंबर फोर्थ आपका नन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि जो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है ये हमेशा एसी सर्किट्स के लिए काम आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। अब प्लेन मिरर की फोकल लेंथ के लिए हम बात करेंगे कि जो हमारा फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है। ध्यान से देखिए, 0, +1, थर्ड आपका -1 एंड इन्फिनिटी। प्लेन मिरर्स जो होते हैं इनकी जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी तक होती है। कितनी होती है? इन्फिनिटी। बिकॉज इन्फिनिटी क्यों होती है कि जो कि प्लेन मिरर होते हैं, हमेशा जो भी प्लेन मिरर होंगे, जो भी प्लेन मिरर है आपका, उसके सामने जब भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से खड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से आने वाली
जो भी आपकी इंसिडेंट लाइट्स होंगी वो हमेशा नॉर्मल ऑफ द सरफेस हो जाती है। कैसे होती है? नॉर्मल ऑफ द सरफेस होती है। ये नॉर्मल क्या हो गई? इंसिडेंट लाइट, इसे बोलेंगे इंसिडेंट रेज बोल सकते हैं। ये नॉर्मल ऑफ द सरफेस होंगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ के लिए हम बात कर रहे हैं। तो फोकल लेंथ जो हमारा होता है वो नॉर्मल ऑफ द सर्फ, जब इसकी इंसिडेंट रेज इतनी होगी, और आपको पता है जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ वो 1/p पावर्स के रेसिप्रोकल्स होती है। तो इसकी जो पावर्स होती है वो कम होती है, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ कैसी हो जाती है? इन्फिनिटी हो जाती है, इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? इनफाइनाइट। इसकी पावर जीरो, यानी कि इसकी जो पावर होती है वेरी लेस होती है कंपेयर टू एफ। और पावर अप्रोक्स आप जीरो मानेंगे तो एफ यूक्वल्स टू आपका 1/0 यूक्वल्स टू एफ यूक्वल्स टू आपका इन्फिनिटी के अप्रोक्स होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10। आउट द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोपोगेटिंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें क्या करना है कि विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ए प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपोगेट्स हो रही है, ठीक है ना। ओके, इसे इस तरीके से बोला जा सकता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो विकल्प दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उन्हें उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, उनका प्रोडक्शंस करने के लिए क्या किया जाता है। नंबर फर्स्ट, ए चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी से, या फिर ए स्टेशनरी चार्ज। नंबर थर्ड आपका ए चार्ज लेस पार्टिकल, एंड नंबर फोर्थ एक्सेलरेटिंग चार्ज। देखिए नंबर फर्स्ट जो आपका है ए चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा तो चार्ज में किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी में चार्ज का एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज जीरो हो जाएगा। यानी कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं? तरंगें उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है? तरंगें तभी उत्पन्न होती हैं जब चार्ज या तो आपका एक्सेलरेट हो या डिसएक्सेलरेट हो। एक्सेलरेट यानी कि आप इसे इसकी स्पीड को हाई कर सकते हैं या इसकी स्पीड को लो कर सकते हैं। आप कांस्टेंट स्पीड पे नहीं रख सकते। कांस्टेंट स्पीड पर अगर आप रखेंगे किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ओके, तो हम क्या करते हैं? हाई स्पीड्स पे कर सकते हैं या फिर लो पर। इसमें कांस्टेंट्स हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये हो ही नहीं सकता हमारा, तो ये नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे कि इसकी बात नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है? स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट नहीं करता है, क्योंकि जो स्टेशनरी चार्ज होता है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्टेशनरी चार्ज का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक जो आपका फील्ड होता है वो आपका जीरो होता है एट रेस्ट कंडीशन में। ओके, रेस्ट कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? जीरो होता है। एक चार्ज लेस पार्टिकल, यानी कि हम एक चार्ज कोई भी पार्टिकल्स है जो चार्जलेस है तो वो एटम्स के फॉर्म में, तो ऐसा कभी भी एटम है जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल, ऐसे में ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका जीरो होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो भी जीरो, क्योंकि बिकॉज ये ना मोशन में एक्सिलरेट्स चार्ज, चार्ज को एक्सिलरेट किया जाएगा। एक्सेलरेशन की कंडीशन में, मूविंग कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो आपका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स वो आपका इसमें मैक्सिमम होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड्स भी आपका कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ठीक है ना, इन मूविंग कंडीशन है तो एक्सेलरेट्स हो रहा है। ओके, एंड डायनेमिक कंडीशन, इन डायनेमिक्स कंडीशन, डायनेमिक कंडीशंस में क्या होता है? हमेशा चार्ज डायनेमिक कंडीशंस में एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है वो डायनेमिक कंडीशंस में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो चार्ज होने की वजह से सेल्फ ही जनरेट करता है। और इसमें चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो उस केसेस में, ठीक है ना,
किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होने पर नो चेंज होगा, नॉट चेंज। तो बताइए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू, यानी कि हमारा ये जो दिया गया है इसमें साफ साफ बताया गया है आपका कि जो रेडिश अपीयरेंस है यानी कि जो सनलाइट्स हैं जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है ना। ओके, सूर्योदय, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर सूर्य का रक्ताभ दिखाई देने का कारण क्या है, यानी कि जो सूर्य रेड कलर्स का, रेडिश कलर का दिखाई देता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसे में हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसा किसकी वजह से होता है, ध्यान से देखिए। ओके, इसमें क्या है कि द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का फैलाव, इसे प्रकाश का फैलाव। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी कोई लाइट किसी भी ग्लास से होकर, प्लेन ग्लास से होकर पास होती है तो वो करीबन 7 कलर में विभक्त हो जाती है, यानी कि 7 कलर में डिवाइड्स होती है। व्हेन अ लाइट आर पासिंग थ्रू ए क्राउन ग्लास एंड प्रिज्म, then light are dispersions in the 7 colors. For this colors is called Vibgyor, VIBGYOR। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसमें रेड कलर्स का कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है, तो ये नहीं होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, यानी कि जो प्रकाश का बिखराव होता है, प्रकाश फैलता है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, रक्ताभ दिखाने का कारण ये होता है कि जो हमारी लाइट्स होती है उसका जो फैलाव होता है, ठीक है ना, उसी की वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स की वजह से ही हमें हमेशा सन कैसा दिखाई देता है, सन का जो रक्ताभ दिखाई देता है बिल्कुल रेड कलर्स में होता है, रेडिश अपीयरेंस में होता है। ठीक है, ओके, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, ए गलत है। सी में हम देखते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, लाइट अगर वाला लाइट आर डिफ्लेक्ट टू ए शार्प कॉर्नर, अगर कोई लाइट आ रही है और डिफ्लेक्ट हो रही है किसी भी एक शार्प कॉर्नर से होकर, अगर कोई लाइट किसी एक शार्प कॉर्नर पर टकराती है और शार्प कॉर्नर से होकर वो विभक्त हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स में, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये एक फिनोमिना है जिसमें लाइट को, ठीक है ना, फैलाया गया है किसी भी शार्प कॉर्नर के थ्रू। ओके, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फिनोमिना है, ये पॉसिबल नहीं है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवीकरण में क्या होता है कि लाइट का जो फैलाव होता है और लाइट को किसी एक पॉइंट्स बिंदु पर आप इंसिडेंट्स कराते हैं, ठीक है ना, तो ये पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन के केस इससे कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, ओके, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दो स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ये हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल्स की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर फर्स्ट आपके होते हैं, नंबर फर्स्ट होता है एक्सियल, एक्सियल। इस केसेस में क्या होता है, जैसे कि अगर मेरे पास मान के चलिए सपोज दैट एक डायपोल है, जिस डायपोल का हमारा पता है कि मुझे इसमें ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये डायपोल हो गया। अगर डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस आपकी 2l है और इसके सेंटर से आपने ओ से एक r डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट्स रख दिया p, ठीक है, देन वी आर फाइंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट p। ओके, अब एट द पॉइंट p की वजह से आपको इंटेंसिटी ऑफ, आपको एट द पॉइंट p पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड करना है, और किसकी वजह से करना है कि नॉर्थ की वजह से भी करना है, साउथ की वजह से भी करना है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ओके, then we are finding the intensity of electric field at the point P due to the plus Q charge and minus Q charge। तो इस पर intensity of electric fields की जो डायरेक्शन होंगी वो दो डायरेक्शन हो जाएंगी आपके, इस तरीके से होगी, एक आपकी होगी ई एन के रेस्पेक्ट में होगी और एक ई एस के रेस्पेक्ट में होगी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव चलता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव,
ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इसके केस में हम पहले फर्स्ट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, फिर सेकंड की वजह से। तो फर्स्ट से हमें पता है जो इसकी डिस्टेंस है वो r माइनस एल हो जाती है, सेकंड से r प्लस एल हो जाती है। तो दो दो हमारी जो निकल के आती है, तो फर्स्ट हमारा आता है ई एन, जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा के, और इसकी वजह से इस पर जो होगा वो आपका आ जाएगा इसकी वजह से, यानी कि के क्यू अपॉन आर माइनस एल आएगा, और सेकंड ये अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशंस। एंड सेकंड इक्वेशंस जो हमारी होती है वो आपकी के क्यू अपॉन आर आपकी प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ई यू कॉस टू, दोनों के लिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक को आप प्लस में ले लेंगे, सेकंड को आप माइनस में ले लेंगे। दोनों की वैल्यू रखने के बाद आपको कुछ ऐसा फाइंड होगा कि के 2p अपॉन आर की पावर 3, यानी कि एक्सियल कंडीशन में जो आपने फाइंड किया एक्सियल में, वो आपको फाइंड होगा के 2p अपॉन आर की पावर 3। ओके, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट इन डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर वेरीज एज, यानी कि देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न होती है। तो देखिए दो तरीके की तीव्रताएं होती है, ये तो हो गया एक्सियल के लिए। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल के केसेस में क्या होता है, ये माइनस क्यू होता है, ये आपका प्लस क्यू होता है, और इन दोनों के बीच की जो आपको पता है डिस्टेंस आपकी 2l होती है, और सेंटर से r डिस्टेंस की मैं बात करता हूँ, ये r डिस्टेंस हो गया। r डिस्टेंस पर आप बात करेंगे तो इस तरीके से आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से फाइंड करने को मिलेगा। ठीक है, ओके, ये आपके, तो दोनों केसेस में ये इसका हाफ होता है, यानी कि एक्सियल कंडीशन के हाफ इक्वेटोरियल होता है, जो कि आपका के पी अपॉन आर की पावर 3 होता है। तो इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है आर। तो देखिए दोनों केसेस में क्या हो गया कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर की पावर 3 हो गया। आप इसे इससे भी लिख सकते हैं ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -3। ठीक है, ओके, तो आप ये हो सकता है, नहीं ये इस केस में नहीं हो सकता, क्योंकि डायपोल्स की वजह से ये ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, ओके, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स होता है वो ई यू इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। when a charged particle are placed inside the uniform electric field, then electric intensity of electric field due to the charged particle E equals to KQ upon R square, ये हो सकता है। हाँ ये पॉसिबल है, पर इस केसेस में आप देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब बात की जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ये अपॉन में होता तो बेटर होता, तो ये नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये डायरेक्ट दिखा रहा है, तो ये इस वैल्यू को दिखा रहा है, ये अपॉन में होता है 1 अपॉन के रेस्पेक्ट में, तो ये करेक्ट है, और हमारा करेक्ट आएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 13, 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, यानी कि हम 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ की बात कर रहे हैं। 1 किलोवाट आवर, ठीक है ना, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है, किलोवाट। वाट्स जो यूनिट होती है वो आपकी पावर की होती है। अब देखिए द यूनिट ऑफ पावर, द यूनिट ऑफ पावर, द यूनिट ऑफ जब पावर की बात होती है, यूनिट ऑफ पावर पी यू कॉस टू हमारा होता है डब्ल्यू अपॉन टी। तो ये हो जाता है आपका डब्ल्यू जो आपका होता है एनर्जी, यानी कि ये आप इसे जूल बोल सकते हो कि जूल पर, ठीक है ना, इसे टी फॉर होता है सेकेंड। ठीक है, इसकी अदर यूनिट में जो होती है वो हमारी अदर यूनिट्स होती है वॉट, ये हमारी पावर की यूनिट्स होती है। ठीक है ना, पावर की जो यूनिट्स होती है वाट। अब हमें दिखा है कि किलो वाट में दे रखा है किलोवाट आवर्स, ठीक है, तो ये आवर्स जो यूनिट है हमारी, हमें पता है कि जो किलोवाट है, किलोवाट, ठीक है, और आवर्स ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किलोवाट। किलो का मतलब हो गया 10⁻³ वॉट हो गया हमारा WATT वॉट। आवर्स हो जाता है हमारा 3600 सेकेंड, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है कि इस केस में क्या दिखाई दे रहा है 3.6 × 10⁻, ये आपका हो जाएगा 3
3, 4, 5 और 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 हो गया, तो ये हो गया वॉट वॉट सेकंड। आपको दिखाई दे रहा है कि वॉट सेकंड रह गया यहाँ पर। वॉट सेकंड जो यूनिट्स होगी वो किसकी होगी, डब्ल्यू की, यानी कि डब्ल्यू इक्वल्स टू पी इंटू टी होगा। तो ये इसकी जो यूनिट होगी वॉट इंटू सेकेंड्स होगी, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वॉट इंटू सेकेंड्स। तो ये हमारा जो किलोवाट आवर है, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6, ठीक है ना, ओके। तो इसे वॉट सेकेंड्स बोल सकते हैं, वॉट सेकेंड्स बोल सकते हैं, या अदरवाइज जूल भी बोल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट्स होगी, ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। करंट, देखो बेटा, द यूनिट्स ऑफ जो करंट होता है आपका आई इक्वल्स टू, आई की जो यूनिट्स होती है वो एम्पियर होती है, एम्पियर, ठीक है। अदर यूनिट्स की बात करते हैं तो आई इक्वल्स टू अगर आपका वी अपॉन आर भी हो जाएगा तो आपकी वोल्ट, वोल्ट पर ओम हो जाएगा, ठीक है। और अगर और अदर यूनिट्स की बात करते हैं तो आई इक्वल्स टू हमारा क्यू अपॉन टी वी होता है, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज आपका होता है जो कूलाम, कूलाम सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। वोल्टेज की यूनिट्स जो हमारी होती है ये पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट करती है। पोटेंशियल जो आपका होता है वो वोल्ट होता है, और इसके अलावा इसकी यूनिट्स होती है जूल पर कूलाम। तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये हमारा गलत है। सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर्स जो हमारा होता है पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। अगर इसे हम इस तरीके से बोलते हैं कि जूल, जूल पर सेकेंड, तो हमारा पॉसिबल होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा जो है वो वॉट इंटू सेकेंड्स, या फिर हम इसे किलोवाट इंटू आवर्स में लिख सकते हैं। तो इट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए ध्यान से, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, आपको पता है कि वी यू सॉरी वी यू कॉस टू आपका होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, ठीक है। क्योंकि वोल्ट आ गया तो मैं वोल्ट से स्टार्ट कर देता हूँ कि ये वोल्ट यू कॉस टू जूल पर कूलाम, तो ये हो जाएगा हमारा जूल, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। अब हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स देखना है। अब कूलाम्स की जगह पर, यहाँ पर क्यू की जगह पर आपने कितना मान लिया, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू एनी से, क्यू इक्वल्स टू आपका आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो ये आपका क्यू आ गया, ओके बेटा। तो जैसे ही आपने यहाँ पर v इक्वल्स टू जूल की जगह पर आपने रख दिया जूल अपॉन कूलम की जगह पर रख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और आपने क्या किया कि जैसे ही जूल इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ किया, तो ये आपका कूलम है। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि कूलम वोल्ट आ जाएगा। आप इसे 1 इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, वोल्ट बोल सकते हो। तो ये किसके यूनिट्स के बराबर होगा, 1 पॉइंट, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आपका जो होगा वो आपका आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इक्वल्स, ये आपका होगा 1 इंटू इलेक्ट्रॉन्स की यूनिट्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, वोल्ट। तो देखिए हम देखते हैं ऑप्शंस में, जूल में सारी वैल्यू दे रखी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो हमारा जूल में होगा, तो जूल में हम किस तरीके से निकालते हैं, ये हमारे चारों ऑप्शन जूल में दे रखे हैं। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जब हमने इसे निकालेंगे तो ये जूल के अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल, 1 जूल अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, -के 19 ऊपर जाएगा तो 1.6 इंटू 10⁻+19, ठीक है।
ये आपका प्लस के 19 हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस के 19। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि 1 जूल अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। जब माइनस के 19 आपका ऊपर जाएगा तो ये आपका कैसा हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस के 19 के इक्वल हो जाएगा, और ये अपॉन में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप जैसे ही ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर, ठीक है, 19 हो गया। और ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये हमारा इनकरेक्ट हो गई तीनों की तीनों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं। Okay, a bar magnet is kept in uniform magnetic field. It is experience, यानी कि जो बार मैग्नेट है वो एक्सपीरियंस कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स का। देखिए एक्चुअली क्या है कि ध्यान से देखिए, बार मैग्नेट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान के चलिए ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से क्रॉस भी लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। अगर आपने किसी भी बार मैग्नेट्स को इसमें रख दिया, ठीक है, अगर आपने बार मैग्नेट को इसमें रख दिया, तो व्हेन अ बार मैग्नेट आर प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दिस केस बार मैग्नेट आर एक्सपीरियंस टू द कपल फोर्स, यानी कि बार मैग्नेट एक तो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। आप इसमें किसी भी एंगल के अलोंग रख दीजिए, आपने ये बार मैग्नेट रख दिया, और जैसे ही आपने बार मैग्नेट इसमें रखा है, ठीक है, एक पॉइंट्स आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट्स आपका ये हो गया। बार मैग्नेट्स को यहाँ रखिए या आप यहाँ शो कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने रखा तो इस पर फोर्स जनरेट होगा। फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड्स करेगी कि अगर ये इंक्लाइंट्स पर है, अगर आपने मान के चलिए सपोज दैट इंक्लाइंट पर रखा हुआ है, इस तरीके से इंक्लाइंट पर रखा हुआ है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। ये फोर्स डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये दोनों की दोनों आपकी फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। इस पर भी डायरेक्शन पर जो फोर्स होगा क्यू बी बी के इक्वल होगा। ये भी जो फोर्स होगा वो आपका माइनस का क्यू बी बी के इक्वल होगा। अगर ये स्टेबल कंडीशन में रखिए तब भी इस पर फोर्स बोथ साइड में कैसा लगेगा, इक्वल फोर्स लगेगा। ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखिए, ए बार मैग्नेट इज कैप्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट इज एक्सपीरियंस। अगर किसी भी बार मैग्नेट्स को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखा जाएगा तो वो कैसा एक्सपीरियंस करता है। तो देखिए सबसे पहले ए टॉर्क बट नॉट फोर्स, यानी कि टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा पर उसमें फोर्स नहीं होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि विदाउट फोर्स टॉर्क जनरेट हो सकता है, क्योंकि टॉर्क का मतलब क्या होता है, when we are applied the a couple force on the body, then bodies are rotate along to the axis of rotation. This angular work done by the object is called torque. ठीक है, तो देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। ए फोर्स बट नॉट इज द टॉर्क, अगर फोर्स जनरेट होगा तो ये बात कहने की हो सकती है कि फोर्स जनरेट हो रहा है बट नॉट इज द टॉर्क, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सपीरियंस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में जब एक बार मैग्नेट्स रखी हुई है एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हो सकता है कि उसमें टॉर्क जनरेट ना हो। ठीक है ना, ये तो पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब बोथ साइड में अगर स्टेबल कंडीशन में होगी तो टॉर्क नहीं होगा, बोथ साइड में फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। बोथ ए फोर्स एंड ए टॉर्क, उसमें फोर्स और टॉर्क दोनों जनरेट होंगे, नाइदर फोर्स नॉट बी टॉर्क, तो ये तो गलत हो गया। अब इन दोनों के बीच में हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट हो सकता है। देखिए ध्यान से, अब फोर्स बट नॉट ए टॉर्क, ठीक है, अब फोर्स जनरेट हो रहा है बट नॉट ए टॉर्क, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी स्टेबल कंडीशन को नहीं रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम इसे ना लेकर हम इसे सेलेक्ट करेंगे कि इसमें फोर्स भी जनरेट होगा और टॉर्क भी जनरेट होगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। डिफ्लेक्शन लेयर इन पीएन जंक्शन डायपोल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि डिफ्लेक्शन लेयर्स के बारे में बता रहा है कि जो पीएन जंक्शन डायोड्स की जो डिफ्लेक्शन लेयर्स है वो क्या शामिल होता है, उसमें किससे मिलकर बनी होती है। तो देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, जो पीएन जंक्शन डायोड्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिसमें एक आपका पी टाइप होता है और सेकंड आपका एन टाइप होता है, एन टाइप होता है। ठीक है, ओके। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आपका जर्मेनियम सिलिकॉन से मिलकर बना होता है, या तो आपका सिलिकॉन ले सकते हैं आप,
या फिर जर्मेनियम ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो मिनिमम होता है। इसमें जब इम्प्योरिटीज को मिक्स करते हैं तो बोरॉन कर सकते हैं, इंडियम कर सकते हैं, या फिर हम एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो हमारा यूज होता है, इसे भी आप सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर ही बनाते हैं। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में आप किसी टाइप की इम्प्योरिटीज को मिक्स करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ठीक है, आप इस तरीके की इम्प्योरिटीज, ये इम्प्योरिटीज को मिक्स करेंगे तो आपका एन टाइप बनेगा। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसमें हमेशा होल होते हैं जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनमें आयंस होते हैं जो चार्ज होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को आपने बैटरी के पॉजिटिव से, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो आप देखिए इसमें से जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इस होल की तरफ आते हैं और होल्स आपके इलेक्ट्रॉन की तरफ आते हैं, तो ये बीच में जिस सरफेस से यहाँ पर टकराते हैं, इस सरफेस को आप डिफ्लेक्शन लेयर बोलते हैं। डिफ्लेक्शन, ये आपकी डिफ्लेक्शन लेयर है। और डिफ्लेक्शन लेयर जो आपके कंसिस्ट करती है, वो होल्स एंड आयंस को कंसिस्ट करती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स को, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को। तो नंबर फर्स्ट आ गया इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नंबर सेकंड आपका आएगा इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर थर्ड आपका सेकंड आपका है इमूवेबल आयंस हो गए, स्थिर आयन यानी कि स्टेबल होंगे। और नंबर थर्ड आपका हो गया होल्स, छिद्र हो गए। और डी ऑप्शंस में आ गया ए एंड बी। तो ध्यान से देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि डिफ्रैक्शन लेयर किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। ये कंसिस्ट करता है, डिफ्रैक्शन लेयर आर कंसिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, ओके। नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड नंबर सेकंड प्रोटॉन्स। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आयंस एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड होल्स। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, एंड हमारा ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए एंड सी बोथ होंगे हमारे, ठीक है।